Today we are going to discuss about introduction to problem solving. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, फ्लो ऑफ कंट्रोल, वेरीफाइंग एल्गोरिथम, कंपैरिजन, कोडिंग, डिकम्पोजिशन. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो क्या है इसमें, स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, developing an algorithm for identified problem and finally implementing algorithm to develop a computer program. ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस है उसमें क्या है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम जो है उसको डिज़ाइन करेंगे और फाइनली जब हमारी एल्गोरिथम डिज़ाइन हो जाएगी उसको हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके हम क्या बनाएंगे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो इसमें एक डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं. तो इसमें पहला जो स्टेप है वो है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे काम पहले हम मैनुअली करते थे, अब क्या है वो सब कंप्यूटराइज्ड हो गए. तो जैसे सपोज़ करो कि एक एक स्टोर है. ठीक है, एक स्टोर है, काफ़ी बड़ा सा स्टोर है और उनको जो है अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो वहाँ पे जो कस्टमर आते हैं सामान ख़रीदते हैं. ठीक है, तो पहले वो सब कैसे होती थी, मैनुअली होती थी. तो अब जब वो पहले मैनुअली होती थी तो फिर क्या होता था, उसके लिए उनको रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे, मैनुअली बहुत सारा काम करना पड़ता था, उन सारी ट्रांजेक्शन्स को मैच करना पड़ता था बैंक के साथ. फिर उनको अपना प्रॉफिट और लॉस का पता चलता था. दूसरा, उनको जो अपने स्टॉक्स थे, जैसे कि भाई कोई सामान है उनके स्टोर में कितना रह गया है, कितना बचा है, तो उसको भी मैनुअली मैनेज करना पड़ता था. तो ये प्रॉब्लम थी. तो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एनालाइज़ किया कि प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसके बाद है डेवलपिंग एन एल्गोरिथम. फिर हमने क्या किया, एल्गोरिथम को डेवलप किया. एल्गोरिथम का मतलब है स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम जो है जब हमारी एल्गोरिथम डिज़ाइन हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनली उस जो स्टेप्स हैं जो हमने लिखे हैं टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए जो हमने स्टेप्स लिखे हैं उसको सॉल्व करने के लिए फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं कोड में. और कोड में कन्वर्ट करने के बाद किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम जो है उसको कोड कर सकते हैं. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, वो सी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, PHP हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है. उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्टिंग एंड डिबगिंग. डिबगिंग, बग का मतलब होता है एरर, डिबगिंग मतलब होता है फाइंड आउट द एरर. ठीक है, पहले हम उसमें से एरर छाँटेंगे, कोई एरर्स हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की एरर्स होती हैं, उनको हम फाइंड आउट करेंगे और उनको रिमूव करेंगे. उसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है टेस्टिंग. फिर उसके बाद वो सॉफ्टवेयर जब डिज़ाइन तैयार हो गया पूरा फाइनली, अब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे. टेस्टिंग में चेक करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जिस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, क्या ये वो काम कर पा रहा है. ठीक है, टेस्टिंग में ये सब हम चेक करते हैं. और टेस्टिंग होने पे क्या है, फिर टेस्टिंग में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ हमें समझ में आता है कि ये अभी इसमें ये प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको उसके डिज़ाइन में फिर थोड़ा चेंज करेंगे या जो भी कुछ कोड है उसमें चेंज करेंगे ताकि वो जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके. ठीक है, तो एनालाइजिंग द ये सारे स्टेप्स हैं हमारे, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्लियरली अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर वी बिगिन टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट. ओके, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हैं कि हमें सपोज करो कि हमें क्या करना है कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जो कि हमारा जो है इंटरेस्ट निकालता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता हो, जिसमें कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, PRT/100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100. ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम कि भाई हमें बार बार हमें इंटरेस्ट निकालना होता है. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, तो उसके लिए बार बार हमें जो है फॉर्मूला लगा के मैनुअली उसको क्या करना है, मैनुअली उसमें वैल्यूज़ को फीड करना है, मैनुअली वैल्यूज़ को रखना है और फिर उनको डिवाइड करके निकालना है. तो कई बार हमें ये काम करना पड़ता है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसके हमने स्टेप्स लिख लिए कि किस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो इस सॉल्व करने के लिए हमने
ठीक है, उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया कि पहले हम क्या करेंगे, फिर पहले हम जो है पी आर टी की वैल्यूज़ लेंगे, फिर उनको जो है डिवाइड करेंगे 100 से, और फिर फाइनली हमारा जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सबसे पहले एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, फिर हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे। तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और एकम्प्लिसिंग टास्क। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, ओके। डेवलप करने के बाद फिर कोडिंग की जाती है, उस एल्गोरिथम के बेसिस पे कोडिंग की जाती है, और कोडिंग करने के बाद जब हमारा सॉफ्टवेयर तैयार है तो उसके बाद डिबगिंग की जाती है, जिसमें कि हम एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। डिबगिंग होने के बाद फिर टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में चेक किया जाता है कि इज़ इट ओके, द सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग करेक्टली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और नॉट, ओके, इट इज़ प्रोवाइडिंग आउटपुट और नॉट। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये फाइनल स्टेप है। अगर टेस्टिंग में भी एरर्स आती हैं तो फिर उनको दोबारा जो है रेक्टिफाई करके दोबारा जो कोड में चेंज करके फाइनली इसको तैयार किया जाता है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एल्गोरिथम होती क्या है? ठीक है, इन आवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म एक्टिविटीज़ बाय फॉलोइंग सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूड गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, मेकिंग ब्रेकफास्ट, राइडिंग अ बाईसाइकिल, वेयरिंग अ टाई, सॉल्विंग अ पजल एंड सो ऑन। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो उन जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं उनमें क्या होता है, सर्टेन स्टेप्स होते हैं। जैसे हमें स्कूल के लिए तैयार होना है, तो स्कूल के लिए तैयार होना है तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, हम उठे, हम फ्रेश हुए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने अपने जो यूनिफॉर्म है उसको रेडी किया, फिर यूनिफॉर्म को पहना, फिर शूज़ पहने। इस तरीके से जो है उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, इसी तरह से ब्रेकफास्ट अगर हमें तैयार करना है, तो ब्रेकफास्ट तैयार करना है तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए हमारे पास जो है रॉ मटेरियल होना चाहिए। फिर हमने जो है अगर आटा है तो आटे को गूंद लिया, सब्जी है तो उसको काट लिया। इस तरीके से फिर सब्जी को गैस पे रखा, रोटी बनाने के लिए तवे को रखा, फिर रोटियां बनाई। तो इस तरह से उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। राइडिंग अ बाईसाइकिल, ठीक है, तो राइडिंग हमें बाईसाइकिल को रन करना है, चलाना है, तो उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो इस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में हमारी जितनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं और उनमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज द फॉलोइंग आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो क्या क्या स्टेप हो सकते हैं वो? रिमूव द बाईसाइकिल फ्रॉम द स्टैंड, सिट ऑन द सीट ऑफ द बाईसाइकिल, स्टार्ट पैडलिंग, यूज ब्रेक्स वेन एवर नीडेड एंड स्टॉप्स ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमने फॉलो किए टू राइड अ बाईसाइकिल। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको ब्रेक करते हैं, उनके जो है सॉल्यूशंस को लिखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, और फाइनली हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, लेट अस फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। जीसीडी निकालना है हमें 45 और 56 का। तो फाइंड द नंबर्स, स्टेप 1 क्या है, फाइंड द नंबर डिवीज़र विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। तो डिवीज़र 45 को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं? 3, 5, 9, 15, 45 डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवीज़र 54 का डिवीज़र क्या क्या है? 1, 2, 3, 6, 9, 18 और 27 है, और 54 तो इटसेल्फ है ही। स्टेप 2 क्या है? देन फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन नंबर फ्रॉम दीज टू लिस्ट। तो कॉमन नंबर कौन सा है इन दोनों लिस्ट में? 9। सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? वो है आपका 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है आपकी अपनी एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे द फॉलोइंग इज़ एन एल्गोरिथम फॉर मेकिंग अ कप ऑफ टी। तो कप ऑफ टी बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा? जैसे पुट द टी बैग इन अ कप, फिल द केटल विद वाटर, बॉयल द वाटर इन द केटल, pour some of the boiled water into the cup, add milk to the cup, add sugar to the cup, stir the tea and finally drink the tea। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स थे। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी हमारी मेकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है, तो उसके लिए हमने ये सारे स्टेप फॉलो किए, तब जाके हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो स्टेप बाय स्टेप हमने जो है काम किया। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। ओके,
वाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम एक तरह से क्या है, रोड मैप की तरह है. अ प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू डू सर्टेन टास्क एज डिजायर्ड. ठीक है, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है, किसी काम को करना. ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना. ठीक है, द कंप्यूटर देन फॉलो द स्टेप्स रिटर्न इन द प्रोग्राम कोड. तो कोड में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं. ठीक है, स्टेप्स होते हैं कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा. ठीक है, तो कंप्यूटर जो है उनको लाइन बाय लाइन उनको एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाता है और हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती हुई चली जाती है. देयरफॉर द प्रोग्रामर फर्स्ट प्रिपेयर अ रोड मैप ऑफ द प्रोग्राम टू बी रिटर्न. ओके, before actually writing the code without a road map, the programmer may not be able to clearly visualize the instruction to be written and may end up developing a program which may not work as expected. ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने से पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद एक तरह से रोड मैप होना चाहिए. तो रोड मैप क्या है, वही स्टेप्स हैं कि क्या क्या उसको करना है. ठीक है, क्या क्या उसे करना है. अगर वो नहीं होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, प्रोग्राम सही से बनेगा नहीं, कुछ स्टेप्स छूट जाएंगे, तो प्रॉब्लम आएगी. तो सबसे पहले क्या होगा, ये रोड मैप तैयार किया जाएगा, एल्गोरिथम को तैयार किया जाएगा. सच अ रोड मैप इज़ नथिंग बट एल्गोरिथम विच इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम. ओके, राइटिंग एन एल्गोरिथम इज़ मोस्टली कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप टू प्रोग्रामिंग. ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है प्रोग्रामिंग का. सबसे पहले हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं. वंस वी हैव एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी कैन राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन. ठीक है, एल्गोरिथम हमारे पास आ गई, यानी कि हमारे पास स्टेप्स आ गए कि हमें कैसे प्रोग्राम बनाना है, क्या क्या हमें अपने प्रोग्राम में डिज़ाइन करना है, क्या क्या होगा. तो फिर उसके बेसिस पे हम अपने कोड को लिख सकते हैं. ठीक है, इफ़ एन एल्गोरिथम इज़ करेक्ट कंप्यूटर विल रन द प्रोग्राम करेक्टली एवरी टाइम. सो द पर्पज ऑफ यूजिंग एल्गोरिथम इज़ टू इंक्रीज रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन. अगर हमारे एल्गोरिथम करेक्ट होगी तो हमारा प्रोग्राम भी सही बनेगा, उसका जो आउटपुट होगा वो भी सही आएगा. अगर गलत होगी एल्गोरिथम तो हमारा प्रोग्राम भी सही से काम नहीं करेगा. ठीक है, तो पर्पस क्या है एल्गोरिथम का यूज़ करने का, इंक्रीज द रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन. ठीक है, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम. एक अच्छे एल्गोरिथम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. प्रिसीजन, द स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टेटेड और डिफाइंड. जो स्टेप्स हैं वो एक्यूरेटली प्रिसाइजली डिफाइन किए गए हों. ठीक है, क्या करना है. यूनिकनेस, द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप्स आर यूनिकली डिफाइंड एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन द इनपुट एंड रिजल्ट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेप्स. ठीक है, स्टेप्स हों उसमें और हर स्टेप में कुछ ना कुछ काम हो रहा हो. ठीक है, फाइनाइटनेस, द एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है, तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जो है एल्गोरिथम को रुकना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम उतने स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगी. इसका कहने का मतलब है कि उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, ऐसे नहीं कि वो इनफाइनाइटली चल रही है. ठीक है, ये हमें और क्लियर हो जाएगा. ये जो पॉइंट है बाद में जब हम प्रोग्राम कोडिंग वगैरह करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है. इनपुट, द एल्गोरिथम रिसीव सम इनपुट. एल्गोरिथम को कुछ इनपुट चाहिए. आउटपुट, द एल्गोरिथम प्रोड्यूस सम आउटपुट. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एल्गोरिथम को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देयर आर टू कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड. ठीक है, तो फ्लो चार्ट से भी कर सकते हैं और स्यूडो कोड से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ्लो चार्ट क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. ओके, फ्लो चार्ट इज एन डायग्राम मेड अप ऑफ बॉक्सेस, डायमंड एंड अदर शेप्स कनेक्टेड बाय एरोज. ठीक है, तो इस तरह से इसमें कुछ फिगर्स होती हैं, जैसे ये स्टार्ट और एंड के लिए होता है, ये प्रोसेस करने के लिए होता है रेक्टेंगल, फिर ये डिसीजन बॉक्स है, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है, ये एरोज है जिनको आपस में कनेक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स है हमारे पास. ठीक है, ये सिंबल्स है हमारे. फ्लो चार्ट का हमने देख लिया. फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप्स सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ये है यहाँ पे देखिए. जैसे यहाँ पे सिंपल सा है, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स अलॉन्ग विद एल्गोरिथम इन सिंपल इंग्लिश. ठीक है, तो दो नंबर को ऐड करना है हमें, ये हमारी प्रॉब्लम है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 स्टार्ट, गेट टू नंबर n1 एंड n2. फिर s में क्या, n1 प्लस n2 को ऐड करके s में असाइन कर दिया, प्रिंट रिजल्ट.
और फाइनली हमने क्या 5th स्टेप में क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमें रिजल्ट मिल गया। अब हमने इसको फ्लो चार्ट में इसको डिज़ाइन करना है। तो इस जो सर्किल है हमारा वो जो है स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ होता है। तो स्टार्ट किया हमने, फिर ये वाला बॉक्स है जो हमारा, ओके, तो ये वाला जो बॉक्स है हमारा, इसको कहते हैं आप इनपुट आउटपुट बॉक्स, ठीक है। ठीक है, तो इससे हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। तो हमने N1 एक हमें नंबर लिया N1, फिर हमने N2 नंबर लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, और इसमें ये वाला जो बॉक्स है, जो रेक्टेंगल जो बॉक्स है, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, इसमें प्रोसेसिंग होगी। इसमें तो इनपुट, इन दोनों से, इस बॉक्स से तो हम इनपुट और आउटपुट लेते हैं, इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो N1 + N2 कर दिया, एस में इसको हमने असाइन कर दिया, और फाइनली हमने एस को प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। तो यही हमारा बॉक्स है आउटपुट के लिए, तो हमने प्रिंट कर दिया एस, और फाइनली हमने स्टॉप कर दिया इसको, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक और प्रोग्राम दे रखा है, एक और एग्जांपल दे रखा है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल अलॉन्ग विद एल्गोरिथम इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो एल्गोरिथम ये इस तरह से हमने स्टेप्स लिख दिए इसके, ठीक है। प्रॉब्लम हमें पता चल गई क्या हमें करना है। तो हमने स्टार्ट किया, इनपुट साइड लेंथ एंड ब्रेथ से एल एंड बी, एल और बी की वैल्यू हमने ले ली। फिर एरिया कैसे निकल गया, एल इंटू बी किया, तो एरिया में असाइन कर दिया। पैरामीटर कैसे निकला, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ठीक है। तो ये पैरामीटर निकल गया, और हमने फाइनली फिर उसको प्रिंट कर दिया, एरिया और पैरामीटर को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे स्टॉप कर दिया इसको। तो फ्लो चार्ट में कैसे बनाइए, सबसे पहले स्टार्ट किया हमने, फिर इनपुट किया हमने वैल्यू ऑफ एल एंड बी, ठीक है। फिर एरिया निकाल दिया, यहाँ पे एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी हमारी, मतलब कुछ काम हुआ है यहाँ पे हमने इनपुट लिया है, यहाँ पे हमारा कुछ काम हुआ है। फिर हमने पैरामीटर निकाल दिया, ये पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। सेम बॉक्स हमने यूज़ किया यहाँ पे, जो ये रेक्टेंगल है। उसके बाद हमने, हमारे पास एरिया भी आ गया, पैरामीटर भी आ गया, फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया, एरिया और पैरामीटर को, और फाइनली स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें डिसीजन बॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, इसको देख लेते हैं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन द लार्जर ऑफ टू नंबर अलॉन्ग विद एल्गोरिथम इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है। हमें बताना है कि प्रॉब्लम हमारे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है दो नंबरों में कौन सा बड़ा है। तो एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे, स्टार्ट गेट टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर चाहिए हमें। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी देन प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी, नहीं तो क्या, अगर ए बी से बड़ा हुआ तो ए बड़ा हुआ, प्रिंट ए, नहीं होगा तो बी बड़ा होगा, तो फिर क्या प्रिंट करेगा, बी प्रिंट करेगा, और फाइनली स्टॉप कर दे। तो ये स्टार्ट के लिए हमने सिंबल यूज़ करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप के लिए। फिर हमने रीड किया, ठीक है, ये वाला जो प्रोसेसिंग, ये वाला जो इनपुट आउटपुट बॉक्स है, ये यूज़ किया हमने, रीड किया हमने वैल्यूज़, ए और बी की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, जो, ठीक है, कुछ भी हो सकती हैं। फिर ये डिसीजन बॉक्स है, ये इससे हम डिसीजन लेते हैं, यदि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर वो ए बी से बड़ा है तो वो इधर आ जाएगा कंट्रोल, और ये आ जाएगा प्रिंट ए, और फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। अगर नहीं है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब बी बड़ा होगा, तो नो हो गया इधर, तो नो में आ गया तो प्रिंट बी, ठीक है, बी बड़ा है, और फिर वो यहाँ से होते हुए स्टॉप में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और है, यहाँ पे ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10⁴ using a approach loop approach along with algorithm in simple English, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, चार्ट प्रिंट करना है हमें इवन नंबर्स का 2 से लेकर 10⁴ तक, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले आई में हमने 2 डाला, फिर हमने चेक किया कि जब तक आई जो है 10 से छोटा हो, रिपीट स्टेप 3 एंड थ्रू 4, स्टेप 3 और 4 तब तक रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। प्रिंट आई, आई की वैल्यू क्या है, इस समय 2 है, 2 10 से छोटा है, तो ये प्रिंट हो गया आई, आई यानी कि कितना प्रिंट होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। स्टेप 4 उसको बढ़ा देगा, आई की वैल्यू की नई वैल्यू क्या हो जाएगा, i+2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, ठीक है। फिर ये स्टेप चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू क्या है, 10 से नीचे है, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये स्टेप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ओके।
ये 10⁴ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 10 है। 2 to 10 हमें इवन नंबर प्रिंट करने हैं। 2 से लेकर 10 तक के बीच में जितने इवन नंबर होंगे वो हमें सब प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू 2 है, अगली बार 2 प्लस हुआ तो 4 हो जाएगा, फिर 4 में 2 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में फिर 2 प्लस होगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 प्लस होगा 10। तो 10 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ये। तो ये स्टेप रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10 क्या 10 से छोटा है, नहीं है, रॉन्ग हो गई ना कंडीशन, तो यहाँ पे ये रुक जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो सारे नंबर हमारे प्रिंट हो जाएंगे 2 से 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं हमारे, ठीक है। तो ये स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने i = 2, ये बॉक्स भी यहाँ पे गलत बना रखा है, ठीक है। ये बॉक्स जो यहाँ पे गलत बना रखा है, यहाँ पे कौन सा बॉक्स आएगा, इनपुट आउटपुट बॉक्स, ये वाला बॉक्स आएगा, ठीक है, ये वाला बॉक्स आएगा। उसके बाद डिज़ाइन ले रखा है कि i जब तक 10 से छोटा है, ठीक है, ये इक्वल टू साइन भी नहीं आएगा, यहाँ पे लेस देन 10 आएगा, ठीक है। अगर वो छोटा है तो प्रिंट i की वैल्यू प्रिंट होती रहे। जैसी i की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, यानी कि 8 + 2 10 और 10 10 से छोटा नहीं है, तो 10 10 से छोटा नहीं, तो कंडीशन रॉन्ग होगी, तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट i हो गया, जैसे अगर 10 से छोटा है, जैसे i की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 2 थी, तो 2 10 से छोटा है, हाँ भाई, तो प्रिंट हो जाएगा 2। उसके बाद फिर क्या होगा, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट मतलब i की वैल्यू 2 + 2 बढ़ जाएगी। तो पहले पुरानी वैल्यू थी 2, 2 + 2 4, नई वैल्यू होगी 4, 4 10 से छोटा है, यस, फिर प्रिंट हो जाएगी वो वैल्यू, यानी 4 प्रिंट हो जाएगा। 4 प्रिंट होने का 4, i की वैल्यू 4 है, 4 + 2 कितना हो गया, 6, तो 6 नई वैल्यू होगी, तो 6 क्या 10 से छोटा है, यस, फिर यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर 6 + 2 कितना हो गया, 8, 8 क्या 10 से छोटा है, यस, फिर ट्रू हो गया ना, तो ट्रू यहाँ पे 8 हो गया। अब 8 + 2 कितना हो गया, 10, क्या 10 10 से छोटा है, नहीं, फॉल्स होगी ना कंडीशन। फॉल्स होने पे वो यहाँ पे चला जाएगा और ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्लो चार्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। स्टेप बाय स्टेप जो है हमने प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को लिखा कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हमने उन स्टेप्स को फ्लो चार्ट के थ्रू डिज़ाइन कर लिया, ओके। नेक्स्ट है हमारा सूडो कोड, ओके, इज़ अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीके, एक दूसरा तरीका। It is considered as a non-formal language that helps programmers to write algorithm. Okay. It is intended for human reading and cannot be executed directly by the computer. ठीक है, सीडो कोड भी जो है डायरेक्टली जो है कंप्यूटर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये सिर्फ ह्यूमंस को समझने के लिए है, ताकि वो अपनी लैंग्वेज में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख सकें, ठीक है। बाद में फिर उस सॉल्यूशन को हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लैंग्वेज के कोड के थ्रू लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करते हैं, ओके। नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग अ सूडो कोड एग्जिस्ट, ओके। अब इसमें क्या है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द फ्रिक्वेंटली यूज्ड कीवर्ड वाइल राइटिंग सूडो कोड। तो ये जो कुछ कीवर्ड्स हैं ये हम यूज़ करते हैं, जैसे इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ, एल्स, वाइल, ट्रू, फॉल्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले द सम ऑफ 2 नंबर्स एंटर्ड बाय यूज़र यूजिंग बोथ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, सूडो कोड, ओके। तो सूडो कोड की फॉर्म में लिखा हमने, तो इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, कंप्यूट रिजल्ट रिजल्ट में आ जाएगा num1 + num2 का आंसर, और प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। उसी को हमने जो है फ्लो चार्ट के थ्रू डिज़ाइन किया। तो ये कुछ इस तरह से होगा, स्टार्ट रीड नंबर 1 नंबर 2 और रिजल्ट में आ जाएगा नंबर 1 + नंबर 2। यहाँ प्रोसेसिंग बॉक्स है, ये हमारा आउटपुट इनपुट आउटपुट बॉक्स है। तो इनपुट में भी हमने इसको यूज़ किया और आउटपुट में भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर प्रिंट कर दिया रिज़ल्ट को, रिज़ल्ट में जो भी आंसर होगा, जैसे नंबर 1 2 है, नंबर 2 जो है 3 है, 3 + 2 5, तो रिज़ल्ट आ गया 5, यहाँ पे प्रिंट हो गया और ये फाइनली स्टॉप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल यूजिंग बोथ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट।
सूडो कोड फॉर कैलकुलेटिंग एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है वो? इनपुट लेंथ, इनपुट ब्रेथ, कंप्यूट एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया में आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर एरिया को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूट, इनपुट, प्रिंट। ओके, प्रिंट एरिया, फिर कंप्यूट पैरामीटर, पैरिम। ओके, तो ये क्या है? पैरामीटर है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और फाइनली प्रिंट कर दिया पैरामीटर। ठीक है, अब फ्लो चार्ट इसी एल्गोरिथम के लिए जो है फ्लो चार्ट अगर हम बनाते तो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है, स्टार्ट इनपुट लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया इक्वल टू, ये हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स है, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था, प्रोसेसिंग बॉक्स में हम उसको दिखाते हैं। फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये आउटपुट आ गया हमारा, तो इनपुट आउटपुट बॉक्स में दिखाया हमने। फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, पैरामीटर इक्वल टू ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और फाइनली फिर आउटपुट बॉक्स में हमने प्रिंट करा दिया पैरामीटर को, और ये हमारा यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, बेनिफिट ऑफ सूडो कोड, क्या क्या बेनिफिट है सूडो कोड के? बाय राइटिंग द कोड फर्स्ट इन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, द प्रोग्रामर सेफ गार्ड अगेंस्ट लीविंग आउट एनी इम्पॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में हम जब कोड को लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एल्गोरिथम लिखते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम सारे स्टेप्स को इजीली कवर कर लें जो कि हमें चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, अगला जो इसमें टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? डिकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये है डिकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे। समटाइम्स अ प्रॉब्लम मे बी कॉम्प्लेक्स दैट इज इट्स सॉल्यूशन इज नॉट डायरेक्टली डेरिवेबल। इन सच केसेस वी नीड टू डिकम्पोज इनटू सिंपलर पार्ट्स। Let us look at the railway reservation system we talked about earlier. The complex task of designing a good railway reservation system is seen as designing the different component of the system and then making them work with each other effectively. ठीक है, तो इसने एक एग्जांपल यहाँ पे बताया कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, अब उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, टिकट काउंटर है आपका, रेल है आपका, ठीक है, जब हम जो है रेल की मेंटेनेंस वाला पार्ट है, ठीक है, और फूडिंग वाला पार्ट है, तो अलग अलग कई सब पार्ट्स हैं, पूरे सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो हर एक पार्ट्स को जो संभालने के लिए या उसको ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, एक टीम होती है जो उस पर्टिकुलर पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। जैसे फूडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर एक टीम की होगी, ठीक है, टिकटिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा वो पर्टिकुलर एक टीम का काम होगा वो, ठीक है, रेलवेज़ जो रेल्स वगैरह हैं उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड पर्टिकुलर किसी टीम का काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है अलग टीम का काम होगा। लेकिन कंबाइंडली हम क्या कह रहे हैं, इसको पूरा रेलवे सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सिंपल हमने क्या कर दिया, पूरे सिस्टम को डिकम्पोज कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिकम्पोज कर दिया। आप कलेक्टिवली क्या कर रहे हो, साथ में काम कर रहे हैं, और फिर जो अभी हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यही बेसिक आइडिया है इसके पीछे। द बेसिक आइडिया ऑफ सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय डिकम्पोजिशन इज टू डिकम्पोज और ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। ओके, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है फिगर में, ट्रेन इन्फॉर्मेशन, डेज, टाइमिंग, स्टेशन, क्लासेस एंड बर्स। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया। रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन, बुकिंग, ओपन और क्लोज, अवेलेबल और वेटिंग लिस्ट, कैंसिलेशन एंड रिफंड, फूड सर्विसेज, बिलिंग सर्विसेज, अदर डिटेल्स अबाउट रेलवेज। ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट हैं एक सिस्टम के, और ये सब हर एक सब पार्ट के लिए क्या है, कुछ पर्सन जो है रेस्पॉन्सिबल है उसको ऑपरेशनल, मतलब हर सिस्टम की वर्किंग के लिए एक टीम या कुछ लोग जो है रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और साथ में ये सब पूरे जो सब सिस्टम है काम कर रहे हैं, और तब हमें क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा कंप्लीट सिस्टम है, तब वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको या जो हमारा कोड है उसके कई सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम है जिसको लेके हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको कई सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि सपोज़ करो कि एक हमें स्टोर है हमारा, ठीक है, अब पहले तो उसमें सब काम मैनुअली होता था, अब हमें उसे ऑटोमेट करना है। तो ऑटोमेट करना है तो
उसमें क्या है कि अलग अलग काउंटर्स हैं, ठीक है, अलग अलग काउंटर्स हैं। एक जो है कपड़ों का काउंटर है, एक बर्तन का काउंटर है, एक जो है आपके शूज़ का काउंटर है, ठीक है, अलग अलग इस तरीके से काउंटर है, ठीक है। तो हर एक काउंटर पे एक अलग अलग पर्सन है जो उस पर्टिकुलर काउंटर को मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम जो है इसके लिए अगर हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, ये प्रॉब्लम हमारी, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, तो हम अलग अलग पार्ट्स को डिज़ाइन करेंगे और बाद में फिर उनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। तो फिर वो क्या करेगा, एक साथ पूरा सिस्टम काम करेगा, ठीक है। देर आर मैनी रियल लाइफ प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व यूजिंग डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल इंक्लूड सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, ओके, एंड साइंस, इवेंट मैनेजमेंट इन स्कूल, वेदर फोरकास्टिंग, डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे इवेंट मैनेजमेंट इन स्कूल, इवेंट मैनेजमेंट इन स्कूल मतलब कि सपोज करो कि कोई फंक्शन हो रहा है, तो फंक्शन में क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे उसके पार्ट होते हैं, ठीक है, और हर पार्ट की जिम्मेदारी कुछ लोगों की होती है जो उसको हैंडल कर रहे हैं। जैसे सपोज़ करो कि स्टेज है एक पार्ट, ठीक है, ऑडियंस एक पार्ट है, चीफ गेस्ट को रिसीव करना एक पार्ट है, ठीक है, ड्रेसेस का इंतज़ाम जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए इंतज़ाम करना एक पार्ट है, रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट करना एक पार्ट है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग पार्ट्स के लिए, अलग अलग पार्ट्स की वर्किंग के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। और फिर वो क्या होता है, कलेक्टिवली काम करते हैं और एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। कलेक्टिवली हम उसको एक इवेंट कह रहे हैं, लेकिन उस इवेंट में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो इसीलिए हम इससे ये हमें मतलब हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम जिसके रिगार्डिंग हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है इसके सॉल्यूशन के लिए, तो हमें उसके छोटे छोटे स्टेप्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और बाद में फिर उनको कलेक्टिवली उनको कंबाइन कर देना है, ताकि जो है पूरा का पूरा जो है एक ऐसा सिस्टम बन सके जिससे जो हमें सही तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, ओके। Once the individual sub-problem are solved, it is necessary to test them for their correctness and integrate them to get the complete solution, ठीक है। तो यही है डिकम्पोजिशन, ओके।